मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मुद्दे की बात में एक बार फिर मुद्दा है मुख्तार अंसारी का, क्योंकि कल आपने मुख्तार अंसारी की तस्वीर देखी कि किस तरीके से पंजाब से उत्तर प्रदेश का सफर मुख्तार अंसारी ने तय किया। लेकिन सवाल यही कि आखिर सरकारें क्यों मुख्तार अंसारी पर वो कार्रवाई नहीं कर पाई जो उन्हें पहले से कर देनी चाहिए थी। और सवाल यह भी कि आगे आने वाले समय में अब मुख्तार अंसारी पर कौन सी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का दबदबा कितना था ये हम आपको पहले बता चुके हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी ब्रेक से पहले दे चुके हैं कि आखिर कितना दबदबा उसका रहा और कितने आपराधिक मामले उस पर दर्ज रहे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में आपकी याद तक ताजा हो जाए कि आखिर किस तरीके से रोपड़ जेल से बांदा की जेल का सफर तय किया। 900 किलोमीटर का यह सफर था, 15 से 16 घंटे में इसे तय किया गया। लेकिन खबर यह भी आई कि व्हील चेयर पर आपको नजर आए जो मुख्तार अंसारी वो पैदल चलकर जेल के अंदर पहुंचे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली, क्योंकि व्हील चेयर पर आपने देखा मुख्तार अंसारी को पंजाब के अंदर। जो दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तार की, क्योंकि मुख्तार का अब आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। व्हील चेयर से वो पहुंचता था लेकिन अब पैदल चलकर जेल के अंदर पहुंचा, ये खबर बड़ी आ रही है। तो वो किसको आखिर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकारें तो बेवकूफ बनती आई हैं पहले की, और अब की सरकार क्या बेवकूफ नहीं बनेगी और बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ की सरकार रही और कल्याण सिंह की भी सरकार रही, और बात अभी केंद्र की करें तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। तो अपराधीकरण का सफाया करने की बात जो योगी जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री साहब की जुबान से निकल रहा था, वो अब कितना समय में हो पाएगा वो तो खैर वक्त बता पाएगा। क्योंकि 4 साल सरकार दे चुकी है अपने, और 4 सालों में कहा गया कि विकास किया, लेकिन अपराधीकरण का मुद्दा वहीं की वहीं है। अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर से नहीं खत्म हो रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मारपीट हो रही है, और मुख्तार अंसारी का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं। इससे पहले आपने कितने गैंगस्टर देखे, क्योंकि विकास दुबे का जिक्र करना भी जरूरी है। विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उसकी गाड़ी पलटी, और कहीं ना कहीं ये सस्पेंस भी लग रहा था जब रास्ते का सफर किया जा रहा था, मुख्तार अंसारी आ रहा था तो मुख्तार अंसारी डरा हुआ था। और मुख्तार अंसारी अपनी जुबान से यह भी पहले कह चुका है कि हमें शिफ्ट दिल्ली कीजिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं। अगर उत्तर प्रदेश किया गया तो एनकाउंटर कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो यह डर जनाब को सता रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सवाल भी कई खड़े हो रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल एक बार फिर खड़े होते एनकाउंटर को लेकर। फिलहाल यह स्थिति नहीं देखने को मिली और सही सलामत मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, बैरक नंबर 16। वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस के जरिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी पहुंच गया है। लेकिन सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो या फिर बीजेपी की हो, कोई भी सरकार मुख्तार अंसारी पर अपना इतना दबदबा नहीं बना पाई कि उसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर से खत्म हो जाए। क्योंकि मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हैं तो मुख्तार अंसारी जब भी चलता था रास्ते थे तो लोग चुप रहते थे और कहीं ना कहीं उसका दबदबा भी देखने को मिलता था। फिलहाल मुख्तार अंसारी का आपराधिक सफर एक बार फिर आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। ये जानकारी आपको फटाफट से दे दें, क्योंकि ये बताना आपको जरूरी है, इतिहास के पन्ने पलटने जरूरी है। राजनीतिक में मुख्तार अंसारी आया और राजनीति उसे मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली थी, क्योंकि अगर हम दादा परदादा की बात करें तो राजनीति में उनके दादा परदादा थे। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो विरासत में राजनीति मिली थी साहब को, और किस तरीके से खनक थी वो हम बता रहे हैं मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मुख्तार अंसारी के पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अंसारी के पिता का सफर भी किस तरीके का था वो भी जानकारी को आपको दे देते हैं। फिर मुख्तार अंसारी आखिर कैसे कुख्यात अपराधी बन जाता है। दरअसल देश के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। हामिद अंसारी का जिक्र करना भी जरूरी है, रिश्ते में चाचा हैं। कॉलेज में ही पढ़ाई में ठीक मुख्तार ने अपने लिए अलग राह चुनी, और कौन सी राह थी वो तो आप जान गए कि मुख्तार अंसारी ने किस तरीके से अपराध में अपनी पहचान बनाई। और 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू कर दिया। अपने गैंग में लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया, और मुख्तार अंसारी के सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़े थे ब्रजेश सिंह। यानी 2 नाम, एक और नाम सामने आ जाता है ब्रजेश सिंह का, और इस नाम का जिक्र करना भी जरूरी है।
दरअसल यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई थी। और ये दोनों गैंग, अगर हम जिक्र करते हैं मुख्तार अंसारी का और ब्रजेश का, तो ये दोनों गैंग से लोग सहम जाते थे, क्योंकि मुख्तार ने वर्चस्व स्थापित करने की शुरुआत सिनेमा घर के बाहर टिकटें ब्लैक करने से की थी। यानी शुरुआती सफर उसका कैसा रहा, वर्चस्व वो स्थापित करना चाहता था। मुख्तार ने अपने बड़े भाई को सिनेमा घर के बाहर साइकिल स्टैंड का ठेका दिला दिया। यानी बड़े भाई का सफर भी उसने एक तरीके से ऐसा बना दिया कि कहीं ना कहीं लोग उसके वर्चस्व से डरे। और मुख्तार जरायम रेलवे और कोयला रैक, स्क्रैप, मछली जैसे व्यावसायिक ठेकों पर अपने लोगों को काबिज करता था। तो अपने लोगों को, अपने गैंग के लोगों को इन इलाकों पर बैठाया जाता था। और पूर्वांचल का जब जिक्र करें तो पूर्वांचल में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का ठेका लेने से देशी विदेशी कंपनियों ने भी किनारा कर लिया। और पूर्वांचल में जिस तरीके से उसकी खनक हुई, साल 1988 का वक्त आया जब सच्चिदानंद राय की दिन दहाड़े निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, और फिर नाम आया मुख्तार अंसारी का। और हत्या में पहली बार अंसारी बंधुओं का नाम सामने आया था, जिसके बाद कितने केस सामने आए वो तो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि आपराधिक सफर हम आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी का, किस किस तरीके से आपराधिक सफर बढ़ता गया। और मुख्तार अंसारी पर रासुका, मकोका, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे करीब 52 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और ये 52 मुकदमों पर इस वक्त केस चल रहा है। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी, जिनकी पत्नी आज भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। और प्रियंका गांधी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए। फिलहाल पंजाब से अब उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है मुख्तार अंसारी, और अब कब तक इंसाफ मिलेगा उनकी पत्नी को, कृष्णानंद राय की, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की अब मुसीबत बढ़ने लगी है। और 12 अप्रैल की जब तारीख आएगी तब भी मुख्तार अंसारी को एक केस के मामले में पेश होना होगा, क्योंकि 21 साल पुराना केस फिर से खुला है। और जब मुख्तार अंसारी की पेशी होगी तो देखने वाली बात होगी कि उसमें आखिर उसे क्या सजा दी जाएगी, या फिर किसी के चलते सजा को टाल दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा होता रहा है, उसे क्लीन चिट मिलती रही है। लेकिन आखिर ये किसकी शय पर होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कौन इतना बड़ा हाथ है, कौन सी पार्टी का इतना बड़ा हाथ है जो मुख्तार अंसारी के सर पर है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की खनक इतनी है कि पार्टी के तमाम नेता, क्योंकि जब हम बात करें इतिहास की तो इतिहास में बसपा का जिक्र करते हैं, सपा का जिक्र करते हैं, तो उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। और बीजेपी तो इस वक्त भी आरोप लगा रही है। फिलहाल बीजेपी ये कह रही है कि मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के अंदर जब आया है तो बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा कि मुख्तार अंसारी पर कितनी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि एक बड़ा नाम और डॉन आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आपराधिक मामले 50 से ऊपर इन पर दर्ज हैं। और जो खनक इन्होंने बनाने की कोशिश की, हालांकि अगर बात करें तो बुलडोजर से कई जमीन तोड़ भी दी गए हैं इनकी, और कई बिल्डिंगों को तोड़ा भी गया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि हम अपराधीकरण को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे, पर आखिर वो कैसे होगा, क्योंकि अभी बड़े नाम बाकी हैं। और बड़े नामों का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम केंद्रीय मंत्रियों को सुनते हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को सुनते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री यही कहते हैं कि अब एनकाउंटर हो रहा है, बड़े जो अपराध करते थे उनका एनकाउंटर हो रहा है, और वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। और यही सवाल मुख्तार अंसारी के लिए जब पूछा गया तो उत्तर प्रदेश के अंतर मंत्रियों ने यह कहा कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर से इसलिए अपराधियों को डर लग रहा है क्योंकि अपराधी जानते हैं कि अगर अपराध किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मारे जाएंगे, और इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर से आवाजें आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश के मंत्री ये कहते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी में हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब कहीं ना कहीं अपराधीकरण खत्म हो रहा है। लेकिन आखिर कैसे, क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध की खबरें आती हैं, और मुख्तार अंसारी जैसे अगर लोग उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे तो उत्तर प्रदेश में अपराध कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश के अंदर कई सरकारें गई हैं, कई सरकारें आ गई हैं, लेकिन अपराध करने वाले ज्यों का त्यों बरकरार रहे हैं। उनकी खनक उतनी ही बरकरार उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, और खनक पर अगर, इस वर्चस्व पर अगर किसी ने ध्यान देने की कोशिश की होती, इसको मिटाने की कोशिश की होती, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति ना देखने को मिल रही होती। तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हैं, इन सवालों के जवाब लेते हैं। दो नेता खास मेहमान इस वक्त हैं, देशबंधु दीक्षित साहब हैं बीजेपी से, और साथ ही साथ शौकत अली साहब हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्तार अंसारी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अपराध एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर से रहा है और सरकारें भी इस पर बनती रही हैं, गिरती भी सरकारें इस पर ही रही हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम, क्योंकि देशबंधु साहब मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो राजनाथ सिंह की सरकार भी रही, कल्याण सिंह की भी सरकार रही, और जब हम आपकी सरकार अभी जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी की सरकार है, तब भी ऐसी खनक बरकरार है मुख्तार अंसारी की, क्योंकि उस समय भी मुख्तार अंसारी की खनक थी लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए कि जैसा कि आपने अभी कहा हाँ, जैसा कि आपने कहा मित्र, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ, तो जैसा आपने ये प्रकरण उठाया अभी मुख्तार अंसारी का, आपने पेपर में भी छपा है, रोपड़ से वो आए यहाँ जी। सारा उनका क्रियाकलाप 26 महीने तक उन्होंने जितने दांव पे चलाए जी, वो चल नहीं पाया, अनंतोगत्वा उन्हें पंजाब गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को सौंपना पड़ा। तो इसके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारा पहले दिन, जिस दिन से हमारी ये योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में आई जी, उस दिन से हमारे योगी आदित्यनाथ का पहला काम था कि जीरो टॉलरेंस नीति पे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पद या कद में कितने भी उच्च पद पर बैठा हो या उसका कद कितना भी सर्वोपरि है, वह कानून से ऊपर नहीं है। और अपराध की मानसिकता वाले लोग तो अपराध करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपराध तो होते आए हैं, लेकिन इन्होंने इतने जघन्य अपराध किए हैं कि उसकी सजा तो इनको मिलेगी और इनको दंडित किया जाएगा और इनको जो है लाया गया है, अब उचित कार्रवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला है, इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा जी। लेकिन कोई भी आदमी हो वह कानून से ऊपर नहीं है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह हमारे सरकार की, हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली और उच्च प्राथमिकता है। खनक वैसी मुख्तार अंसारी की है और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की बात तो आप पहले से कहते रहे हैं, आपकी सरकारें तो रही हैं बीजेपी की पहले उत्तर प्रदेश के। देखिए मित्रवर, सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता जी। मुख्तार अंसारी ने जो दांव पेच लगाने थे, आप भी जानते हैं, समझदार हैं, 26 माह से हमारी योगी सरकार इनको कोशिश कर रही थी और विभिन्न प्रकार के, कभी तबीयत का बहाना बना के, कभी कोरोना काल का, कभी अपनी वृद्धावस्था का, कभी विभिन्न प्रकार के रोगों का बहाना बनाकर इन्होंने बहुत कोशिश की ये पंजाब से यूपी ना आए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। दोषी देर है या देर नहीं, न्याय तो होगा ही। और ये चाहे कितनों भी बड़े पद है, दंड तो ठीक है, ठीक है, वो तो वक्त ही बता पाएगा आप कितना दंड देते हैं। शौकत अली साहब, आपकी भी सरकार रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुख्तार अंसारी ऐसा नाम है, कहती है बीजेपी की आपका कोई भी नेता अगर मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक शब्द बोल दे तो बीजेपी उसे मान जाएगी, ये बीजेपी कहती है। फिलहाल आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और आपने भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए हर्ष भाई, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के फेवर में कहीं से नहीं। इसका पिछला उदाहरण आपने देखा भी है, जब समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी आना चाहते थे तो समाजवादी पार्टी ने जो नेता उनको लाना चाहते थे उनको भी बाहर निकालने का काम किया था। तो ये तो बिल्कुल आरोप मत लगाइएगा कि समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के साथ है, मैं सीधे तौर पर इसको साफ कर देना चाहता हूँ। अब रही बात मुख्तार अंसारी की, देखिए मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार से छीनकर लाई है तो सजा दिलाए, इसमें हो हल्ला करने की कोई जरूरत तो है नहीं। और सबसे बड़ी चीज, मैं मुख्तार की ही नहीं बात करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम अपराधियों की बात करूंगा जो अभी भी बाहर हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, जो अपराध कर रही हैं, जो जेल में, उन सबको सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी कह रही है कि वो कर रही है लेकिन आपने नहीं किया। सुन लीजिए हर्ष भाई, हम लोगों ने भी किया। हमने कहा ना, हम तो अपने दल में भी लेने का काम नहीं कर रहे थे, जो संवैधानिक तरीका था उसका पालन करते हुए हम लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, ऐसा नहीं की है। ये तमाम अपराधियों को हम लोगों ने तो दल में भी नहीं लिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहने कि हमारे दल में कोई है ही नहीं अपराधी, तो मैं कहूंगा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हर्ष भाई डकैती का मुकदमा पंजीकृत है, ऐसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ठीक है, सुन लीजिए, दोबारा लेना चाहूंगा आपको, दरअसल आपकी याद ताजा हो जाए। एक्स डीएसपी शैलेंद्र सिंह का नाम आपको भी याद दिला देता हूं क्योंकि उन्होंने हाल ही में बयान दिया और वो कह रहे थे योगी जी आए तब तो मैं बच सका हूं, नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकार में तो मुख्तार अंसारी का ऐसा वर्चस्व था कि मेरी जान भी जा सकती थी।
ये तो शब्द उनके हैं ना, हम नहीं बोल रहे। ये इमोशनल अटैचमेंट, सुन लीजिए, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है, इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए। अब आप कहोगे एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो सिंह साहब थे, मैं पूछना चाहूंगा गुजरात में भी एक अधिकारी हैं, वो तो जेल में है महाराज, उनके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। अभी एक जबरिया रिटायर कर दिए गए, सुन लीजिए ना, एक अधिकारी हैं, उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया, जानते हैं किस लिए? क्योंकि वो सरकार की मुलाफत कर रहे, सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहे थे। अरे साहब, आप उन अधिकारी को ढूंढ लाए, ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आपकी सरकार में भी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे तमाम अधिकारी जिनके खिलाफ शिकायतें हैं। इसका जवाब फटाफट से दीजिएगा। मुख्तार अंसारी अपराधी, सुन लीजिए हर्ष भाई, अगर मुख्तार अंसारी अपराधी है, उसके मामले विचाराधीन है, तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो देश। देखिए मित्र, मैं अपने समाजवादी पार्टी को पहले तथ्यों की गलत जानकारी न दें। आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, लाखों लोग सुनते हैं। मैं इनके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। सन 1996 में जब इन्होंने राजनीति की पहली सारी की, तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार, बसपा की सरकार ने इनको जनप्रतिनिधि बनाया। उसके बाद ये 2 बार 3 बार बसपा की सरकार से ये विधायक बने। उसके बाद इनको जब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो इन्होंने कौमी एकता दल बनाया। कौमी एकता दल का विलय फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया, ये पुनः फिर विधायक बने, और 5वीं बार ये जेल में रह के विधायक बने। तो संरक्षण देना हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का काम है। और इससे पहले 15 साल तक सपा बसपा की सरकार थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? और जब कंठ के आतंक तक घूम गया है, और हमारी योगी सरकार इनको किसी भी तरीके से सजा लाने के लिए और दंड के लिए तैयार है, देशबंधु साहब झूठे आरोप लगाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। मैं सपा की सरकार का भी जिक्र करता हूं। मेरी बात सुनिएगा। एक ट्रेंड चलता है उत्तर प्रदेश में कि मिलीभगत होती है, और पुलिस का जब जिक्र करते हैं तो पुलिस की दागदार छवि हर सरकार में सामने आती है। बांदा का जिक्र कर लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से कैसे चला जाता है मुख्तार अंसारी पंजाब के अंदर, किसने ऑर्डर दिया? क्या किसी की मिलीभगत नहीं थी? क्या इन चीजों को सुधारना होगा ना, बात इन पे करनी होगी कि कैसे मिलीभगत होती है। आप जब तक नीचे के अधिकारी को तलब नहीं करेंगे तो ये चीजें ठीक कैसे होंगी? ठीक है, हम आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, नेताओं पे सवाल उठने लाजमी है, लेकिन इन चीजों को सुधारना होगा। जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी, कोई भी बड़ा अपराधी कब्जे में नहीं आएगा, ना उसे सजा मिल सकेगी ऐसे अगर मिलीभगत होती रही। इन चीजों को कब सुधार रहे हैं आप? मित्रवर, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप बताइए, इतने जघन्य से जघन्य अपराधी को आपने जनप्रतिनिधि का टिकट दिया। इससे पहले पूर्व में 15 साल तक सपा और बसपा की हमारी जवाब दीजिएगा, आपकी सरकार रही थी। आपने इसके खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, जब ये कहा जाए कि अपराधी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तमाम नेता निकलकर अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उनसे वो गंगा जल से धुल दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो 12 विधायक अपराधी वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो उसके बाद जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तो तकरीबन 48 विधायक ऐसे थे जो अपराधी थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये अपराधी थे तो आपने क्या कार्रवाई की इनके खिलाफ? और आज तो सुन लीजिए, आज ये आलम है कि दूसरे दल से जो लोग आए वो अपराधी थे, वो आपके दल में शामिल हुए और विधायक हुए, और आपने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। क्या भारतीय जनता पार्टी में जब कोई अपराधी शामिल हो जाता है तो क्या गंगा जल से नहा लेता है? वो शुद्धिकरण हो जाता है। और इससे बड़ी बात देखिए, जिनके खिलाफ डकैती जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हो, उसको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना। मनोज मिश्रा साहब, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे पहले भी हम मुख्तार अंसारी पे डिबेट कर चुके हैं, लेकिन ये क्या, मैं पहले भी इस चीज को जानना चाह रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर देखने को मिलता है मिलीभगत होती है, गवाह बदल दिए जाते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को तो ठीक करना है, क्योंकि सरकारें इन चीजों को ठीक नहीं कर पाई। अच्छी बात है, अपराध को खत्म करने की बात हर सरकारें कहती आई हैं, लेकिन जब तक इन चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा, अपराधीकरण कैसे खत्म होगा? मनोज मिश्रा साहब, हर चीज मुझे लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण का इसका संरक्षण लगातार प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल में लोगों को मिलता रहा। मैं किसी सरकार पे, किसी पार्टी की, किसी के बाद चारों प्रत्यारोप पे नहीं पड़ता, क्योंकि 96 से लेकर 2021 तक सबको जानते हैं कि कौन कब कहाँ कैसे कैसे रहा है। किसी की कमीज धुली हुई नहीं है। लेकिन पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा, जुडिशियल सिस्टम के द्वारा इन प्रबंध तंत्र को चलाने वाले जो बड़े अपराधी हैं, ये जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो निर्णय कहीं न कहीं स्वागत योग्य है। रही बात पंजाब से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पंजाब आना जाना, ये दरअसल क्या है हर्ष जी, ये जब अपराधी राजनीति में आते हैं और
ये खुद जीतने के अलावा उस पार्टी की कई टिकाऊ कैंडिडेट का बयाना लेते हैं, तो इनके शीर्ष पर बैठे हुए जो नेतृत्व के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं इनके पास लिबरल होते हैं, और उनके लिबरल होने से पुलिस या सिस्टम भी लिबरल हो जाता है। तो इन सब चीजों का लगातार ये लोग फायदा उठाते रहे। अपराध का प्रबंध तंत्र चलता रहा है जी। आज इस तरह का बहुत करारा प्रहार हुआ है। मैं कहता हूँ इस पर आगे भी चीजें होनी चाहिए। बचे हुए जो लोग राजनीतिक संरक्षण से जेल में नहीं, उनको जेल जाना चाहिए, और इनके सताए हुए लोग या परिवार जिनके जो आज काल के गाल में है, जिनकी हत्याएं, मृत्यु, बलात्कार। आप लखनऊ शहर की बता दूं कि 90% प्राइम प्रॉपर्टी इन अपराधियों के चंगुल में है या उस पर अवैध कब्जे है। बहुत बढ़िया बात कही है मनोज मिश्रा साहब आपने, क्योंकि अगर हम किसी भी पार्टी का जिक्र करें तो आखिर अपराध से जुड़े व्यक्ति को टिकट ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि अभी मेरे पास लिस्ट भी है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है पाक साहब जिसके अंदर कोई भी ऐसा ना हो जिसके ऊपर अपराध का मुद्दा ना हो। एक आध तो है, एक आध नेता ऐसा है मनोज मिश्रा साहब। नहीं, हर चीज देखिए मैं बता दूं आपको। पहले क्या होता था कि इन गुर्गों को, गुर्गा में क्यों कह रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति इनको गुर्गे के तरीके से इस्तेमाल करता था, लेकिन जब इनको ये समझ में आ गया कि साहब राजनीतिक व्यक्ति को जिताने में मेरा ही रोल है, तो मैं क्यों न माननीय बन जाऊं। ये खेल चला 90s के दौर में। अभी मैं फिर कह दूं 2012 के बाद 2014, 2017, 2019 और 2021 या 2022 अब जनता निर्णय ले रही। जनता अपराधी जैसे व्यक्तियों को जिताने में बल्कि हराने में ज्यादा भरोसा कर रही। वो अपवाद की बात अब कहीं कहीं होती जा रही है, लेकिन सरकारों का काम ये है कि इन चीजों को एजेंडे में रखते हैं। देश को, प्रदेश को, नागरिकों को जब उनकी सुरक्षा देने की बात करते हैं, और उनकी सुरक्षा खतरे में क्यों होती? क्योंकि इस तरीके से प्रबंध तंत्र पर लोग लूट, हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा और तो सारी चीजों पर इनका एक राज चलता रहा है। इनको जब तक कंट्रोल में नहीं करेंगे, इनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक प्रदेश सुरक्षित नहीं होगा और आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है देशबंधु साहब, प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा मनोज मिश्रा साहब पूछ रहे हैं, क्योंकि एक आपने माहौल तो अच्छा बनाया। चलिए रात भर सब इंतजार करते रहे कि गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी, पलटेगी नहीं पलटेगी, क्योंकि आप ही के एक नेता कह देते हैं कि भैया डर है और पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये डर का माहौल तो आपने बना दिया, लेकिन अपराधी तो नहीं डर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में अब भी रेप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चोरी डकैती हो रही है, उत्तर प्रदेश में सरेआम मर्डर हो रहे हैं। ये कब खत्म होगा? तारीख बता दीजिए कोई। मनोज जी, भय बिन होत प्रीत, हमारे मुख्यमंत्री की जो छवि है वो पहले दिन से, देखिए कानून व्यवस्था से बड़ा न कोई है न कोई रहेगा। और उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सर कहने करने में बड़ा अंतर होता है, पहले तो इस बात को समझिए। पैसे वाला हो। और जो आपने कहा, जिस दिन से हमारे योगी जी की सरकार बनी है, हमारे योगी जी का यह पहला मूल उद्देश्य रहा कि हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल हो और अपराधी या तो हमारा प्रदेश छोड़कर चला जाए या ऊपर चला जाए या दिग्विजय है। और ये शब्द कहने में निसंकोच नहीं, अपराधी के साथ कोई दया भाव का नहीं काम करना चाहिए। और पूर्ववर्ती तो क्या समाजवादी पार्टी पे आप कह रहे हैं क्या सीधे सीधे कि समाजवादी पार्टी दया भाव दिखा रही है? इशारा तो वही है। दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के बता दूं, 4 वर्ष हमारी सरकार को पूर्ण हुए हैं। इस 4 वर्ष में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसमें, चलिए ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है, ठीक है। शौकत अली साहब, सीधे सीधे आपसे आरोप है कि आप दया भाव दिखाते हैं अपराधियों पर, टिकट देते हैं और टिकट देते हैं तो और वर्चस्व बढ़ जाता है, और आपकी पार्टी में तो तमाम अपराधी हैं। क्या रहे हैं इशारों? हर्ष भाई, दया भाव अपराधियों के साथ कौन रखता है, ये बात आपने बलिया में देखी होगी। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि बुलंदशहर में एक अपराधी ने इंस्पेक्टर दरोगा की हत्या कर दी, तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया था। देखिए इनका अपराधियों के साथ पुराना गठजोड़ है। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं, जितनी भी पूर्व में घटना हुई, उन्नाव से लेके हाथरस से लेके बलिया तक, बुलंदशहर तक जितनी भी घटनाएं हुए, इनके ज्यादातर नेता अपराधियों से मिलने पहुंच जाते हैं। पीड़ित परिवार से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। अब बता दीजिए अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पे कहती है हम अपराधियों के साथ उनको बचाने का प्रयास करती। बलिया में तो यहां तक यह आलम था कि विधायक जी उस अपराधी को बचाने के लिए रोने लगे और कहने लगे मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये तस्वीर तब बदलेगी जब इच्छा शक्ति, यही तो कह रहे हैं ना कि जनता किस पर भरोसा करे? इच्छा शक्ति, हर सरकार पे तो भरोसा कर चुकी है जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय मेरे पास इतना ही था। फिलहाल आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े थे और बीजेपी के नेता थे, साथ ही साथ हमारे साथ मनोज मिश्रा साहब भी थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ पत्रकार, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में यही देखने को मिलता है कि अपराधीकरण का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराधीकरण, ये तस्वीर शायद बदल जाए तो उत्तर प्रदेश विकास की राह पर बढ़ जाए। फिलहाल विकास विकास का नारा तो दे रहे हैं सीएम योगी साहब, लेकिन अपराधीकरण पूर्णतः कब खत्म होगा इसकी कोई तारीख ना है, ना थी और ना शायद आगे रहेगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।